हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, सब पढ़ाई कर रहे होंगे, सब एंजॉय भी कर रहे होंगे पढ़ना। तो आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ सेल डिवीजन ख़त्म हो चुका है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं विच इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आपका केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी है। दोनों ही में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको बायोमॉलिक्यूल्स पता नहीं क्यों टफ लगता है, आपको समझ नहीं आता है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर। अगले 3 दिन आप मेरे साथ बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। आप यकीन मानिए, आप बायोमॉलिक्यूल्स का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। आप हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। पुराने लेक्चर्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। मैंने दोनों प्लेलिस्ट बना दी हैं और दोनों के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप लिंक में जाके देख सकते हैं सारे लेक्चर्स। आज हम शुरू करें बायोमॉलिक्यूल्स। इससे पहले के लेक्चर देख के आपको सारे डाउट क्लियर करने हैं, जितने भी डाउट हैं। हम बायोमॉलिक्यूल शुरू कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आएगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देंगे। चलो फिर ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुरंत आपको बायोमॉलिक्यूल्स की एक राइड करवाते हैं। चलो, सबसे पहली बात, बायो मतलब एनीथिंग which is having life, anything which is having life। और वो किससे मिलके बनी है? मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, जो कि कोई भी लिविंग टिश्यू हो सकता है। कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है। इन चीज़ों से मिलके जो भी एक लाइफ बन रही है वो मॉलिक्यूल हो जाएगा बायोमॉलिक्यूल। ठीक है? क्या बायो सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितना भी आपके पास सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है, सब एक ही बायोमॉलिक्यूल से बने? एक ही मॉलिक्यूल, एक ही एलिमेंट यूज हुआ है सब में? क्या लगता है? हाँ, सब में एक ही एलिमेंट बना है, सब में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब में प्रेजेंट है। लेकिन ये अंतर कहाँ लाते हैं? इनकी कॉम्पोजिशन में, इनकी परसेंटेज में। अगर अर्थ क्रस्ट में कार्बन ज्यादा है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा होगा। जब ये कॉम्पोजिशन में डिफरेंस आता है तब एक लाइफ में अलग 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 चीजें बनती हैं। क्या लिखती है एनसीईआरटी? देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज, Are all living organisms made of the same chemical? क्या सारे ही ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल के बने हैं? आपका आंसर क्या होगा? यस, यस, सारे ही ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से बने हैं। बस अंतर किसमें है? कॉम्पोजिशन। किसमें अंतर है? कॉम्पोजिशन में। चलो, elements and compounds. You have learned in chemistry how elemental analysis is performed. If we perform such an analysis on plant tissue, animal tissue or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of living tissue. एक लिविंग टिश्यू में किसी भी केमिकल की क्या परसेंटेज प्रेजेंट है उसके हिसाब से हम उसे कैटेगराइज करते हैं। If the same analysis is performed on a piece of earth crust, such as example of non-living matter, we obtain a similar list. What are the difference between the two lists? In absolute term, no such difference could be made out.
All the elements present in a sample of the earth crust are also present in the same sample of living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than earth crust. मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपकी कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट इज अ नॉन लिविंग मैटर, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू कम रहेगी. यही इस पैराग्राफ में बताया है. इससे क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा. क्वेश्चन अगर होगा भी तो ये हो जाएगा क्या सारे ऑर्गेनिज्म एक ही केमिकल से बने. आप इसको छोड़ सकते हैं. अगला आएगा हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन. अब अगर हमें एनालाइज करना है, अगर साइंटिस्ट को कुछ भी एनालाइज करना होता है ना, वो किसी को काटेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे और फिर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे. तो हम भी अभी यही करेंगे. चलो हम भी अब यही करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है, चलो हमने लिया एक बीकर. लिया. अब इसमें कुछ तो डालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए. तो हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम मोस्टली एक्सपेरिमेंट जो हमारे होते हैं वो माइस पे होते हैं, चूहे पे. हमने भी चूहा लिया. देखो ये चूहा थोड़ा हमारा मोटा हो गया खा के. चलो कोई बात नहीं, ये खाता पीते घर का चूहा है. क्या है ये? माइस. इसको हमने काट दिया, ज़्यादा खिला दिया था. काटने से पहले बकरा हलाल करते हैं, हमने चूहा हलाल करना है. चूहा को खिला दिया. चूहे को हमने चीर फाड़ करी, लेयर काटते गए. अंदर उसके बहुत सारे ऑर्गन दिखे. हम बन गए लालची. हमने ऑर्गन निकाला एक. हमने क्या निकाल दिया? इसका लिवर निकाल देते हैं. चलो हमने क्या निकाल दिया? इसका लिवर. अब लिवर निकाला है. अब लिवर तो सना होगा खून से होगा. उसके बाद बहुत सारे उसमें और लिक्विड्स होंगे, फ्लूइड से सारी तरफ से चिपका हुआ. सेलाइन वाटर से वॉश. क्यों करेंगे हम सेलाइन वाटर से वॉश? क्योंकि उसमें अभी लिक्विड है. अभी उसमें लिक्विड फॉर्म में क्या लगा हुआ है? ब्लड. हमें सिर्फ लिवर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. और सेलाइन वाटर कौन सा? नमक पानी. कहते हैं ना कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स है, नमक पानी से सब्जी धो दो. लाते हैं ना, कोविड में बहुत किया होगा. नमक पानी से सब्जी धोने के बाद हम उसे बनाते हैं. ऐसे ही हमने इसको सेलाइन वाटर से वॉश कर दिया. चलो वॉश किया. अब हमने लीवर लिया, उसके साथ क्या डाला? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. हमने क्या डाला? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. अब लिवर है, ठीक है. लिवर में सेल्स हैं. सेल डायरेक्टली तो नहीं हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, हमें उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा. हम पेस्ट कैसे बनाएंगे? ये लिवर है, लिवर में डाला हमने ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. इसकी हमने पेस्ट बनानी है. पेस्ट बनाएंगे. पेस्ट कैसे बनेगा? पेस्ट जिसे हम स्लरी भी बोल सकते हैं. कैसे? मोटार पेस्टल मतलब सिलबट्टा. पता है जितने भी पुराने घर होंगे उनमें सिलबट्टा होता है. कैसे होता है वो? पत्थर होता है वो बेसिकली, और उस पर कुछ भी रख के हम चटनी बनाते हैं उसकी. हमने इसकी चटनी बना दी. जो ये ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड है, हमने इसमें क्यों डाला? क्योंकि हमें सेल तोड़ने हैं, तभी हम उसका पेस्ट बना सकते हैं. तो ये क्या कर रहा है? ये क्या काम कर रहा है? ये कर रहा है आपका लाइसिस ऑफ सेल. क्या कर रहा है ये? लाइसिस ऑफ सेल को तोड़ने का काम कर रहा है. ठीक है, ये स्लरी बन गई. अब आपको पता है कि अगर हमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें एकदम फाइन पेस्ट चाहिए होता है, बिल्कुल फाइन पेस्ट.
अब ये मोटार पिस्टल में जब चटनी भी बनाते हैं ना मोटार पिस्टल में, तो उसमें क्या होता है, वो बहुत थिक होती है, बारीक नहीं होती है। तो हम इस बीकर पे क्या लगाएंगे, आपका एक कपड़ा, क्या होगा ये, मसलिन क्लोथ। मसलिन क्लोथ, मसलिन क्लोथ कुछ नहीं होता है, मलमल का कपड़ा बोलो, कॉटन का कपड़ा, मतलब जिसमें बहुत बारीक माइन्यूट छेद होते हैं। वो इतने बड़े नहीं होते कि सब कुछ उससे नीचे चले जाए, और इतने छोटे भी नहीं होते कि वो कुछ जाए ना। मसलिन क्लोथ इज मलमल का कपड़ा, जिसमें या पता है आपकी मम्मा पनीर जब फाड़ती होंगी तो उसको सेट होने के लिए रखती हैं, ताकि ऊपर जब हंग करेंगे तो उसका पानी पानी सब गिर जाए नीचे। दही जब हंग कर्ड बनाते हैं, हंग कर्ड भी हम मसलिन क्लोथ में ऊपर हंग करते हैं। मसलिन क्लोथ लगाया, यहां पे डाल दी स्लरी। जब स्लरी डाली यहां पे, कुछ पार्ट तो यहीं रह गया और कुछ पार्ट नीचे आ गया, ठीक है। कुछ पार्ट नीचे आ गया, कुछ पार्ट यहीं रह गया। जो यहां रह गया वो था आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्यों एसिड इनसॉल्युबल पूल, वो इस मसलिन क्लोथ से नीचे नहीं आ पाया, तो ये क्या होगा, एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल। अब ये एसिड इनसॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल है क्या, इसके बारे में देखते हैं। इसको मिटा दें, चलो हम देखेंगे दोनों के बारे में। यहां पे हम करेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। सॉल्युबल है, नीचे जा रहा है, नीचे क्या जाता है, फिल्टर, फिल्टर होके जाता है तो क्या जाएगा, फिल्ट्रेट। एसिड सॉल्युबल पूल क्या होगा, फिल्ट्रेट। ऊपर जो रह रहा है वो नीचे नहीं जा पाया, ऊपर ही क्या हो गया, रिटेंटेट, रिटेंटेट। एसिड इनसॉल्युबल पूल कैसा हुआ, रिटेंटेट, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल आपका नीचे आ रहा है, मतलब छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये कैसा होगा, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये ऊपर ही रह गया, नीचे नहीं आ पाया। इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, बड़े, मैक्रो साइज के, मतलब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये जो है ये बड़ा है, बड़ा होगा तो इसमें ज्यादा यूनिट्स होंगी, ज्यादा यूनिट्स होंगी तो ये कैसे होंगे, पॉलीमर, पॉलीमर्स। ये नीचे आ गया है, छोटा है तो सिंगल यूनिट के बने होंगे, सिंगल 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 यूनिट होंगी, तो ये कैसा होगा, मोनोमर। कैसा होगा ये, मोनोमर, सिंगल यूनिट, ठीक है। सिंगल यूनिट किसकी, यही जो पॉलीमर है इनकी सिंगल यूनिट आई है नीचे। पॉलीमर या मोनोमर भी आपके दो टाइप के हैं, कुछ ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक। पॉलीमर क्या क्या हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड। यहां पे अगर पॉलीसेकेराइड्स है तो यहां पे क्या आ जाएगा, ऑर्गेनिक में सिंगल यूनिट क्या होगी इसकी, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ठीक है। यहां पे क्या है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। यहां पे क्या होगा, इसकी सिंगल यूनिट क्या रहेगी, यहां पे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यहां पे हमने देखा आपका प्रोटीन, प्रोटीन की सिंगल यूनिट यहां पे क्या होगी, अमीनो एसिड, ठीक है। और मोनोसेकेराइड, और इनऑर्गेनिक में क्या क्या होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम,
पोटेशियम। इनऑर्गेनिक में सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक में मोनोसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड, आपके अमीनो एसिड्स। पॉलीसेक्राइड इनसॉल्युबल पूल, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स। समझ आया? अब सब कुछ तो यहां आ गया, लेकिन एक चीज आपने नहीं बताई, वो है फैट। फैट कहां पे रहेगा? फैट वैसे तो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, इतना भी बड़ा नहीं होता है, लेकिन पाया कहां पे जाता है आपका? लिपिड इनसॉल्युबल पूल में। लिपिड फैट कहां पाया जाता है आपका? एसिड इनसॉल्युबल पूल में, इन फॉर्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स हमारा एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाता है, लेकिन वो एंटायरली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता। वो एंटायरली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता है, इसीलिए लिपिड को नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। लिपिड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। इनका साइज, मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका कितना है? वो 800 डाल्टन। मॉलिक्यूलर वेट तो इनका 800 डाल्टन है, लेकिन ये पाए कहाँ जाते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में। ये चीज समझ आई आपको? एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल समझ आ गया? चलो फिर हम चलते हैं आगे। We continue asking in the same way, what type of organic compound are found in living organism? कैसा टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में? सब तरह का, सॉल्युबल भी, इनसॉल्युबल भी, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक में भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी मिलेगा, आपका अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन्स भी मिलेंगे। हाउ डज वन गो अबाउट टू फाइंड द आंसर? टू गेट द आंसर वन हैज टू परफॉर्म केमिकल एनालिसिस। अभी हमने चटनी बना ली है। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर। हमने पीस ऑफ लीवर किसका लिया? हमने पीस ऑफ लीवर किसका लिया? माइस। माइस का पीस ऑफ लीवर लिया। आप कोई भी सब्जी ले सकते हैं, जो भी आपकी सब्जी पसंद है, क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी कॉम्पोजिशन से बनी है, उसमें अलग कॉम्पोजिशन आएगा, बस वो होगा। एंड ग्राइंड इट विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग अ मोटार एंड अ पेस्टल। आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या करता था? अभी हमने देखा, लाइसिस ऑफ सेल, सेल को तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है। वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, हमें मिल गई थी। इफ वी स्टेन दिस थ्रू अ चीज क्लोथ और कॉटन क्लोथ, हमने क्या लिया? चीज क्लोथ, मसलिन क्लोथ। बात सेम है। वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, वन इज फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल pool, technically the acid soluble pool, and the second is retentate acid insoluble fraction. Scientist has found thousands of organic compound in acid soluble pool. हमने organic compound देख लिए, 1000 तो नहीं, उसी के parts present होते हैं। ठीक है, चलो अगला पेज पे आते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी होता है लर्न करना। क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको इससे समझा दूंगी, आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। आते हैं हम अपना। इन हायर क्लास यू विल लर्न अबाउट हाउ टू एनालाइज अ लिविंग टिश्यू। हायर क्लास में हम पहुंचे नहीं, हम क्यों करें इससे ज़्यादा एनालाइज। आइडेंटिफाई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट विल सफाइज टू से हेयर वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड, देन सब्जेक्ट दिस एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक टिल वन हैज सेपरेटेड अ कंपाउंड फ्रॉम ऑल कंपाउंड. In other words, one isolate and purify a compound. Analytical techniques when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. ये जितना भी है, जितना ये है, इसमें एक क्रॉस लगा दो। क्रॉस क्यों? इससे ना कभी क्वेश्चन आया है ना कभी क्वेश्चन आएगा। आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आपको जो नहीं पढ़ना है, पहली बार आप पूरा पढ़ रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगली बार जो नहीं पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ना है। मैं आपको बताती जाती हूँ कि इससे नहीं बनेगा क्वेश्चन, इससे नहीं बनेगा, और यकीन मानिए उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने बोल दिया ये क्रॉस कर दो, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आगे।
all the carbon compound that we get from living tissue is called biomolecules. बायोमोलिक्यूल्स की क्या बोला इसने? all carbon containing compound in living tissue. जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है किसी भी लिविंग टिश्यू में वो क्या है? बायोमोलिक्यूल्स. बायोमोलिक्यूल्स कार्बन कंपाउंड से मिलकर बना है. जितने भी लिविंग टिश्यू में कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट हैं वो सारे बायोमोलिक्यूल से बने हैं. समझ आई ये बात? However, living organisms have also got inorganic elements and compound in them. How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of living tissue, say a leaf or liver, and this is called dry weight, and dry it all the what. चलो ये क्या बोल रहा है समझो बात को. हम समझते हैं ड्राई वेट और वेट वेट का. आपने लीवर लिया, ऊपर लीवर लिया था, जब आपने उसको निकाला था वो गीला गीला था ना, है ना, उसमें पानी प्रेजेंट था, तो वो कैसा हो जाएगा? वेट वेट. जो अभी हाल फिलहाल में निकाला है जिसमें अभी कुछ नहीं हुआ है वो कैसा वेट हो जाएगा? वेट वेट. ठीक है, इसमें से हमने पानी निकाल दिया. क्या करवा दिया? इवेपोरेशन. पानी निकाल दिया, हमारे पास लीवर कैसा हो गया? ड्राई वेट. जैसे ही हम उस किसी भी सब्सटेंस, लिवर ही नहीं, आप अगर सब्जी भी लेते, सब्जी अगर अभी आपने धो के सुखानी है, सुखाने से पहले का प्रोसेस वेट वेजिटेबल हो जाती, सुखाने के बाद का प्रोसेस ड्राई वेट हो गया लीवर का. इवेपोरेशन हो गया, पानी निकाल दिया. ठीक है, हमें तो इसमें से लिवर थोड़ी ना, इसमें से तो हमें एलिमेंट्स देखने हैं ना, क्या क्या इसमें प्रेजेंट है. तो हमने इसको क्या करा? बर्न करा. क्या करा? बर्न करने के बाद हमें क्या मिली? एशेज. धुआं. क्या मिला? धुआं. एशेज ही एशेज. एशेज में जो वेट है वो है एश वेट. इस एश वेट से हमें क्या पता चला कि लिवर में इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी जो अदर Na है, Cl है, वो सब किस में पता चले? एश वेट से. यही ये आपका यहाँ पे बताना चाह रहा है कि हमने एक लिवर लिया, जब लिवर लिया तो वो वेट वेट था और उसको ड्राई कराया. ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट. नाउ इफ द टिश्यू इज फुली बर्न्ड, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसेस फॉर्म, CO2 and water vapor, and are removed. What is remaining is called ash. This contain ash in inorganic element called calcium, magnesium. Inorganic compound like sulfate, phosphate are also seen in acid soluble fraction. Therefore, elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis of compound gives an idea of the kind of organic and inorganic constituent present in living tissue. From a chemistry point of view, one can identify functional group like aldehyde, ketone and aromatic compound, but from a biological point of view we should classify it into amino acid, nucleotide base and fatty acid. Amino इस वाले पैराग्राफ में से आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो आपका एलिमेंटल एनालिसिस होता है, कैसा आपका एलिमेंटल एनालिसिस होता है, वो क्या देता है? एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, कि लिविंग टिश्यू में कितना क्या प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है. और जब जो आपका एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, जब हम कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं, जब उसे हम ड्राई वेट से, एश वेट से या फिर स्लरी बना के जो हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. वो किस किस इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना है, ये हमें कैसे पता चलता है? आपका कंपाउंड की एनालिसिस करके, एलिमेंट की एनालाइज करके हमें क्या पता चलता है? वो कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया है, कुछ भी नहीं. ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है. आपका जो ये वाला बॉक्स है, इस पे आते हैं.
ये मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी लर्न होनी चाहिए। वैल्यूज लर्न होने से मतलब है ये आपका क्या दिया है, ये आपका कंपैरिजन बताया है एक नॉन लिविंग और लिविंग मैटर का, कि नॉन लिविंग मैटर में आपकी किस एलिमेंट की क्या कॉम्पोजिशन, क्या परसेंटेज हो सकती है और ह्यूमन बॉडी में क्या हो सकती है। बहुत इजी है कि किस में ज़्यादा कौन सी परसेंटेज होगी, कैसे याद रखेंगे। आपका एक बेटा है, नहीं आपका नहीं, सॉरी माय बैड, आपके मम्मी पापा का एक बेटा है, उसका नाम है कार्बन, ठीक है। आप ह्यूमन हो, मम्मी पापा ह्यूमन है, मम्मी पापा ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी के पास एक सन है जो क्या है, कार्बन है, जिसका नाम मतलब सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सन, SON, सन का नाम क्या है, कार्बन। सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, इन सब का कंटेंट आपका ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ये जो 4 एलिमेंट हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इनका कंटेंट कम है, लेकिन जो आपकी ह्यूमन बॉडी है इसमें कंटेंट ज्यादा है। ये जो 4 हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इसके अलावा जितने भी होंगे, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, इस सब का कंटेंट आपका अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होगा। अगर आपको एक ह्यूमन बॉडी का पता चल गया कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा कंटेंट ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आप अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट कम है या ज्यादा है ये पता लगा सकते हैं। इजी है, 2 मिनट भी नहीं लग रहे हैं उसको समझने के लिए। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि आपके भाई का नाम कार्बन है, आपके मम्मी पापा का एक लड़का है, क्या है वो, कार्बन, सन कार्बन, कौन है, सन कार्बन, ठीक है। समझ आया, इजी था, ऐसे ही घबराते थे इतने टाइम से इसको। चलो फिर आगे चलते हैं। इसकी आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत आती है, मतलब कि इसकी क्या क्या कहाँ का इंपॉर्टेंस है। ये आपके किसी भी लिविंग टिश्यू के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है लिविंग टिश्यू में, तो कुछ ना कुछ तो काम कर रहे होंगे। अब वो कुछ ना कुछ काम क्या है, कुछ ना कुछ काम क्या रहेगा, सोडियम, Na, एक लिविंग टिश्यू में Na कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सबसे आपने पूरा पढ़ा नहीं है बायो, इसलिए आप ये एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल साइड में नोट करेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स कहाँ कहाँ एक लिविंग टिश्यू में यूज हो रहे हैं, ये आप साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता इससे। क्या पूछ लेगा, सोडियम का फॉर्मूला, मैग्नीशियम का फॉर्मूला, नहीं, वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है और आप फंस जाते हैं। वो पूछेगा सोडियम कहाँ कहाँ यूज होता है एक लिविंग टिश्यू में, सोडियम क्या क्या करता है। सबसे पहला एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। इसके अलावा सोडियम क्या कराता है आपका, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन कराता है। उसके बाद आते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम आपका एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट कराता ही है अनडाउटेडली। सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम क्या, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है। लेकिन इसके अलावा जो इसका मेन काम होता है वो होता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में पोटेशियम हेल्प करता है। अगला आता है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम कहाँ यूज होगा आपका, कैल्शियम यूज होगा आपका कॉन्ट्रैक्शन में। किस में, कॉन्ट्रैक्शन में। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स कराता है ये कैल्शियम, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व का कंडक्शन और आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी का, बॉडी के टिश्यूज का, बॉडी के ऑर्गन का, वो किसकी प्रेजेंस में होता है, आपका कैल्शियम की। अगला आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कहाँ यूज होता है, क्लोरोफिल, पता है ना, ये तो सबको ही पता है। मैग्नीशियम इज हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनने में मैग्नीशियम हेल्प करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम कहाँ हेल्प करता है, 2 राइबोसोम यूनिट को आपस में जोड़ने का काम, 2 राइबोसोम यूनिट को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम। 2
राइबोसोमल यूनिट को जोड़ने का काम। 2 राइबोसोमल यूनिट को जोड़ने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम। उसके बाद हम आते हैं वाटर। क्या किसी को वाटर की नहीं पता? क्या वाटर की इंपॉर्टेंस? वो भी मैं ही बताऊं? वाटर क्यों चाहिए होता है बॉडी में? ये सबको पता है। वाटर हमारी बॉडी में मैक्सिमम अमाउंट में होता है। मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है आपकी बॉडी में? वाटर। क्योंकि वाटर इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। पानी के बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। समझ आया? उसके बाद और कंपाउंड्स है, जैसे NaCl है, CaCO3 है, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। जो आपका CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बनाता है आपका? इनेमल। क्या बनाता है? इनेमल। ये दांत है ना, ये बाहर का स्ट्रक्चर क्या है? ये इनेमल। कौन बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। और डेंटाइन और बोन। इनेमल, डेंटाइन, बोन सब कौन बना रहा है आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो सकते हैं इसमें? न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, और भी चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं, लेकिन हमें जितना इस टेबल में दिया है हमें यही पढ़ना है। आपको समझ आ गई ये टेबल कैसे पढ़ना है? ऊपर वाला टेबल कैसे पढ़ना है? आपको जब तक ये नहीं पता होगा ना कि चीज़ें पढ़नी कैसी हैं, आपको NCERT चैप्टर हर चीज़ डिफिकल्ट लगता रहेगा। मैं आपको चैप्टर इजी करवाने आई हूँ यहाँ पर। इजी कैसे? जैसे हमने ये 2 पैराग्राफ करे, सब खत्म। एक एक चीज़, एक एक टॉपिक फिनिश। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आगे हम कल शुरू करेंगे अगला पार्ट। क्या है इसका अगला पार्ट? अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डाउट लेके लेक्चर खत्म मत करना। कोई भी डाउट आपको कभी भी आता है, आप प्लीज कमेंट में लिखिए। ये चैनल आपके लिए है, ये लेक्चर्स आपके लिए आ रहे हैं, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप ये रिवाइज कीजिए, पुराने लेक्चर्स देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मेरे को फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत अच्छा प्यारा प्यारा कंटेंट, प्यारी प्यारी सीरीज आने वाली है। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग फॉर यू ऑल। आपके प्यार, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और अपना लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये शेयर करने से अगर किसी को भी सीट मिलती है तो आपको ये शेयर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक बने रहने के लिए वीडियो में थैंक यू सो मच।